हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अभी हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें से 4 जगत पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट जगत स्टार्ट करने वाले हैं, जगत एनिमेलिया। एनिमेलिया मीन्स इसमें जिसमें ऐसा जगत जिसमें सभी जंतुओं को रखा गया है, उसे जंतुओं को एनिमल कहते हैं और जगत का नाम है एनिमेलिया। तो इसमें यदि हम देखें जगत एनिमेलिया में कि पृथ्वी पर कितने एनिमल्स हैं, तो पृथ्वी पर अभी तक लगभग 12 लाख से थोड़े ज्यादा प्रजातियों की खोज हो चुकी है। और इन 12 लाख प्रजातियों का जो अध्ययन है वो जिसके अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जगत प्लांटी का अध्ययन जिसमें कहते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जगत एनिमेलिया यानी जंतुओं का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेलिया। उसके बेसिक्स से शुरू करेंगे कि पूरे संसार में यदि इतने जंतु हैं तो उनको किन किन भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया, क्या किया गया, ये सब अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो उसका बेसिक लेते हैं अपन। ठीक है, तो जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया में जंतुओं को विभिन्न आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। जो एक जूलॉजिकल वर्गीकरण है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक सिंपली जो उनकी बाहरी लक्षणों से हमें समझ में आता है उसको अपन पहले पढ़ेंगे। तो जगत एनिमेलिया को जंतुओं के स्वभाव के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया। स्वभाव का मतलब है भोजन की आदतें। अब भोजन की आदतें में हम देखें तो कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, कुछ रक्ताहारी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कोई विष्ठाजीवी होते हैं और कुछ मृतजीवी होते हैं। ये स्वभाव के आधार पर है कि वो कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो जंतु हैं वो रहते कहाँ पर हैं, स्थल पे रहते हैं या जल में रहते हैं। 2 प्रकार के जंतु होते हैं। तो जो स्थलीय जंतु उनमें भी अलग अलग टाइप है। जो जमीन पर रहते हैं स्थलीय जंतु, और कुछ वृक्ष पर रहते हैं, कुछ धरती के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, कुछ जीवन भर निरंतर दौड़ते ही रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। उसके बाद जंतुओं में और अंदर की तरफ गए, ये सबसे बाहर फिर थोड़ा अंदर, अब और अंदर अपन जा रहे हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें वो कुछ कोशिकाओं से ही बने होते, गिनने लायक कोशिकाओं से बने होते। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनकी कोशिकाओं को गिना नहीं जा सकता, ऐसे अलग अलग। तो यदि हम जंतुओं के विकास के क्रम में जाएं तो सबसे पहले जो जंतु बने और जो सबसे आखिरी में जंतु बने, तो वो वाले स्तर को यदि अपन फॉलो करें तो उसमें जो पहला स्तर आता है वो कोशिका स्तर के जंतुओं का आता है। यानी उनमें वो कोशिकाओं से बने होते हैं, उनमें कोशिकाओं के समूह में ज्यादा विभेदन नहीं होता और वो धीरे धीरे हर कार्य को अपना कोशिकाओं का समूह ही करते रहते हैं। और ऊपर जाएं तो कोशिकाओं के एक जैसी कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं, मतलब ऊतक स्तर का संगठन, और वो ऊतक मिलकर फिर कार्यों को करते हैं। और ऊपर जाएं विकास के क्रम में तो ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग उन कार्यों को करते हैं। और ऊपर जाएंगे तो अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं जिससे पूरा जीवन वो कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे कोशिका जो स्तर है उसके आधार पर भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और आगे चले तो उनमें सम्मिति है या नहीं। सम्मिति का मीनिंग क्या होता है? देखिए, यदि ये डस्टर है, इसकी सम्मिति हम देखें तो इसको यदि हम बीच में से ऐसा काटें तो ये 2 भागों में, बराबर भागों में बट जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे सम्मित। अब ऐसा यदि और कुछ हो जिसको 2 भागों में काटने पर वो हमें एक जैसा ना मिले, उसका आकार अनियमित हो, तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं असम्मित जंतु। अब जो सम्मित जंतु हैं उनमें भी कुछ जंतु गोलाकार होंगे, कुछ अलग अलग सबके आकार होते हैं।
तो जो गोलाकार आकार के जंतु हैं उनमें भी अलग अलग समिति होती है। कुछ होती है अरीय समिति, यानी उसकी रेडियस से यदि अपन उसको काटें गोले में पूरा एरियस से, तो यदि वो 2 भागों में बट जाता है तो उसे हम कहते हैं अरीय समिति। द्विपार्श्व समिति, केंद्र की समिति, यानी बिल्कुल केंद्र से यदि लंबाई में हम काटे और 2 भागों में काटे तो केंद्र की समिति। द्विपार्श्व समिति यानी किसी भी जंतु का शरीर किसी एक लेवल 2 सममितार्घी तलों पर यदि काटा जाए, 2 सममितार्घी तलों पर काटा जाए तो एक से पार्ट्स मिले तो उन्हें कहते हैं द्विपार्श्व सममित। उसके बाद देखिए, मतलब इतना ज्यादा अपन इसको सोच नहीं सकते। इसके बाद है जनन स्तर। तो जनन स्तर क्या होते हैं? जब कोई भी जंतु युग्मनज से, यानी एक नर कोश का एक मादा कोश का निषेचन करती है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज से जब जीव बनने की क्रिया होती है उस समय यदि जीवों में 2 जनन स्तर बनते हैं तो उन्हें अलग रखा गया है। जो इसमें 3 जनन स्तर बनते हैं उनको अलग रखा गया है। और आगे बढ़े तो जंतुओं में देखा गया है जितना भी विकास हुआ जंतुओं को, नीचे से यदि ऊपर के क्रम में जाए कम विकसित से अधिक विकसित की ओर, तो देखा जाता है कि सीलोम उपस्थित है या सीलोम अनुपस्थित है। तो कुछ जंतु ऐसे हैं, सीलोम क्या होती है अभी मैं डिस्क्राइब करूंगी। तो कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें सीलोम है ही नहीं, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें सीलोम है भी और नहीं भी, बीच का स्थिति है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें सीलोम है। तो अलग अलग भागों में इस तरह बांटा गया। आज अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन इसके बाद में। और तो अभी तक लगभग 12 लाख प्रजातियां जंतुओं की खोजी जा चुकी है। इससे लगभग बोल रही हूँ मैं, इससे भी ज्यादा भी हो सकती है। तो एनिमेलिया में जिनको रखा गया वो आप समझ गए होंगे किनको रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जंतुओं को उनके स्वभाव के आधार पर या पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। स्वभाव, पोषण। पहला स्वभाव, या इसे हम याद रखने के लिए पोषण भी कह सकते हैं। उस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है उसमें एक शाकाहारी, यानी जो केवल पेड़ पौधों को, साग सब्जी, फल फूल, कंदमूल वो खाते हैं, ऐसे जंतुओं को कहा जाता है शाकाहारी जंतु। जैसे बकरी, गाय, खरगोश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में अगला है मांसाहारी। कौन सा है? मांसाहारी। ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, शेर है, चीता है ना, ये सब क्या खाते हैं? मांस भर खाते हैं। फिर उसके बाद में अगला है सर्वाहारी। सर्वाहारी में आता है जैसे बिल्ली, वो क्या करती है? अनाज भी खाती है और मांस भी खाती है। यदि दोनों, और मनुष्य भी सर्वाहारी में आता है। मनुष्य भी अनाज भी खाता है, साग भाजी भी खाता है और मांस भी खाता है। तो मनुष्य भी किस में आता है? सर्वाहारी में। इसके बाद में है रक्ताहारी, यानी ऐसे जीव जो क्या करते हैं? रक्त चूसते हैं। जैसे खटमल, जोंक, जू, ये क्या करते हैं? रक्त चूसते हैं और उसको अपने भोजन के रूप में, मच्छर, ये सब इसके अंतर्गत में आते हैं। रक्ताहारी के बाद में अगला है परजीवी। ऐसे जीव जो दूसरों जीवों के शरीर के ऊपर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं और पचा हुआ भोजन अवशोषित करके अपना जीवन यापन करते हैं। यदि वो शरीर के अंदर रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है अंतःपरजीवी, जैसे निमेथी हेलमिन्थीस। और यदि वो शरीर के बाहर रहते हैं और चिपके रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे केलनी,
ये जीवों में जो चौपाए होते हैं उनमें पाई जाती है और बाह्य रहकर अपना भोजन चूसते हैं, तो उन्हें कहते हैं बाह्य परजीवी। इसके बाद परजीवी के बाद में अगला है मृत जीवी। ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों को खाकर ही अपना जीवन बिताते हैं, जैसे लकड़बग्गा है, चील है, ये सब क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। कौवा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी। और उसके बाद में अगला है विष्ठाजीवी, यानी जो दूसरे जीवों का केवल मल खाते हैं, सुअर वगैरह है, ये इसके अंतर्गत में आते। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उनके आवास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आवास के आधार पर बांटा गया है, पहला स्थली, यानी ऐसे जंतु जो जमीन पर रहते हैं। इनमें भी पहला है बिलकारी जंतु। बिलकारी जंतु जैसे कि सांप, छछूंदर, ठीक है। फिर दूसरा वृक्षवासी जंतु, जो कहाँ रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं। वृक्षवासी जंतु सभी पक्षी है, बंदर है और इसके अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद में है आरोही जंतु, जैसे कि गिलहरी। आरोही जंतु जैसे कि गिलहरी। फिर चौथा, इसी में और जंतु हैं जिन्हें हम कहते हैं वायवी जंतु। वायवी जंतु जो उड़ते हैं, जिसमें आते हैं सभी पक्षी। फिर उसके बाद अगला है ऐसे जंतु जो धावी हैं। धावी मतलब जो दौड़ते हैं। धावी जंतु जो दौड़ते हैं, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, ये जंतु हैं जो दौड़ते हैं और इनका जीवन दौड़ते हुए ही निकलता है। अब इसके बाद और कैसे जंतुओं को बांटा जा सकता है, तो उसके बाद है जलीय जंतु, जो जल में रहते हैं। वो भी कुछ जल के तल पर रहते हैं, कुछ जल की सतह पर रहते हैं और जल के अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद है संगठन के स्तर। संगठन के स्तर, तो संगठन के स्तर में पहला स्तर है कोशा स्तर का संगठन। कोशा स्तर का संगठन, जिसमें केवल कोशिकाओं का समूह होता है और वही पूरे कार्य करता है। तो ऐसा स्तर क्या कहलाता है, कोशा स्तर का संगठन। जैसे कि स्पॉन्ज, स्पंज में कोशिकाएं ही जीवन के पूरे कार्यों को करती हैं, मिलजुल कर नहीं करती। फिर अगला है स्तर कोशा ऊतक स्तर का संगठन। जब कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं और मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर कार्य करती हैं, तो उसको किसमें रखा जाता है, कोशिका ऊतक स्तर के संगठन में। जैसे कि सीलेंटेट्स, हाइड्रा। सीलेंटेट्स या हाइड्रा। फिर तीसरा है ऊतक अंग स्तर का संगठन। ऊतक से अब अंग बनने लगे हैं। ऊतक अंग स्तर का संगठन। ऊतक, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतक से क्या बन गए, अंग। तो उस तरह के स्तर को क्या बोलते हैं, ऊतक अंग स्तर का संगठन। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, फीता कृमि। ठीक। फिर उसके बाद अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, तो उसे कहते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी संघ आते हैं सब इसके अंतर्गत में आते हैं कि अंग मिलकर क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र बना लेते हैं। और अंग तंत्र किसको कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र है तो उसमें मुख, आहार नाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। इसमें से एक अंग कौन सा है, मुख। एक अंग कौन सा है, आहार नाल। एक अंग कौन सा है, अमाशय। तो विभिन्न अंगों ने मिलकर अंग तंत्र बनाया, उससे शरीर बना।
तो उस संगठन को क्या बोलते हैं, अंग तंत्र का स्तर का संगठन। ये सबसे छोटा स्तर था, ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। उसका अगला स्तर था, ऐसे भी जीव दुनिया में पाए जाते हैं। इस स्तर के भी जीव दुनिया में पाए जाते हैं जिसमें अंग तंत्र नहीं होता, केवल अंग होते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन जिसमें अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते, सबसे विकसित जीव यही कहे जाते हैं। और इसमें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, मनुष्य, जितने भी आसपास आपको जंतु दिखाई देते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगले किस प्रकार से और विभाजित किया गया है वो अपन देखते हैं। तो शारीरिक योजना के आधार पर, शारीरिक योजना, शारीरिक योजना कैसी है? तो शारीरिक योजना क्या कोशा समूह योजना है? कोशा समूह यानी कोशिकाओं का एक समूह है जो एक शरीर के समान कार्य कर रहा है, तो उसे कहते हैं कोशिका समूह योजना। जैसे कि स्पंज, इसमें कोशिकाओं का वह समूह है जो जीवन के सभी कार्यों को करता है। फिर दूसरा अगला जो आता है, कोशिका समूह से ऊपर आ जाता है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनते हैं। फिर बंद, तो अगला है बंद कोश योजना, जिसमें ऐसी बॉडी होगी और उसमें केवल एक छिद्र होगा, एक छिद्र होगा। तो बंद कोश योजना में पूरी बॉडी में एक ऐसी परत होती है और केवल उसमें एक छिद्र होता है जो मुख और गुदा दोनों के समान कार्य करता है। एक ही छिद्र मुख तथा गुदा दोनों के समान कार्य करता है, मुख व गुदा का कार्य करता है। तो ऐसे जीवों को किसमें रखा गया है, बंद कोश योजना में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा। हाइड्रा में आप देख रहे हैं पूरी कोशिकाओं का समूह है, कोशिका समूह जो कोशिकाओं का समूह सारे कार्य कर रहा है और बीच में यहाँ पर जहाँ पर कोशिका नहीं दिख रही वहां एक छिद्र है जो मुख और गुदा दोनों का ही कार्य करता है, इसमें कार्य करता है। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, बंद कोश योजना वाले जीव। नली के अंदर नली योजना, नली के अंदर नली योजना, नली के अंदर नली योजना में आप ये देखिए, ये है एक नली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको समझा दूं मैं। आपके पास एक पेन है और पेन का एक बाहर एक नली होती है और अंदर रिफिल होती है ऊपर आगे से लेके पीछे तक। तो ऐसे जंतुओं को जिसमें एक बड़ा शरीर हो और अंदर एक नली शुरू से लेके कहाँ तक चले, आखिरी तक, तो उसे कहा जाता है नली के अंदर नली योजना। जैसे केचुआ है तो केचुए में यहाँ पर मुख होगा एक तरफ और एक तरफ क्या होगा, गुदाद्वार। यदि यहाँ मुख है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, उसका गुदाद्वार। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि एक ही छिद्र मुख और गुदा का कार्य करता है और नली के अंदर नली योजना वाले जो जीव होते हैं उनमें मुख द्वार अलग होता है और गुदा द्वार अलग होता है। एक बड़ा शरीर होता है उसके अंदर एक ऐसी नलिका होती है जो मुख से लेकर कहाँ तक चलती है, गुदा द्वार तक चलती है। तो इसे कहा जाता है नली के अंदर नली योजना। ये पाई जाती है इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, व कॉर्डेट्स में। सभी में ये पाई जाती है। अब इसमें भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रोटोस्टोमस, इसे भी दो भागों में बांटा गया है नली के अंदर नली वाली योजना वाले जीवों को। पहला है प्रोटोस्टोमस जीव। ऐसे जो जीव होते हैं इनमें विकास के समय डेवलपमेंट के समय जब भ्रूण से जीव बन रहा है तब आर्केन्टोन की जो ब्लास्टोपोर होती है, ब्लास्टोपोर से मुख पहले बनता है।
और गुदाद्वार बाद में बनता है। मुख पहले बनता है, फिर गुदाद्वार बनता है। तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? प्रोटोस्टोमस। और दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उन्हें कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोमस। बिल्कुल इसका उल्टा है कि विकास के समय ब्लास्टोपोर से पहले गुदा बनेगी। पहले क्या बनेगी? गुदाद्वार पहले बनता है और मुख बाद में बनता है। पहले मुख बाद में बनता है। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है। कोशा समूह योजना में स्पंज आते हैं, सिलिंट्रेट्स आते हैं। बंद कोश योजना में एक ही छिद्र होता है, वो मुख और गुदा का कार्य करता है। सिलिंट्रेट्स सभी आते हैं इसमें। नली के अंदर नली योजना में काइनोडर्मिस, हेमिडल, कॉर्डेट्स सभी आते हैं, जिसको भी दो भागों में बांटा गया है। प्रोटोस्टोमस जिसमें विकास के समय ब्लास्टोपोर से पहले मुख बनता है, गुदा बाद में बनती है। ड्यूटेरोस्टोमस में गुदाद्वार पहले बनता है और मुख बाद में बनता है। ठीक है। तो ये थी शारीरिक योजना। जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें इस तरह की शारीरिक योजना पाई जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं सममिति। सममिति में भी सममिति के आधार पर जो बांटा गया है उसमें ऐसे जंतु हैं जिन्हें कहा जाता है असम्मित जंतु। असम्मित जंतु ऐसे होते हैं जिनको किसी भी अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, केंद्र से गोली किसी तरह भी काटा जाए तो वो दो भागों में बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। जैसे कि ये है अमीबा, और ये अमीबा जो है वो दो भागों में बटा। कितना बांटेंगे तो ये कभी भी दो समान भागों में नहीं बटेगा। इसीलिए इसे किस में रखा जाएगा? असम्मित जंतु में। किस में रखा जाएगा? असम्मित जंतु में। स्पॉन्ज, अमीबा ये सब आएंगे। फिर दूसरे प्रकार के जंतु हैं सममित जंतु। सममित जंतु कौन से होंगे? जिनको किसी किसी आधार पर काटेंगे। तो यदि गोली आधार पर काटते हैं और वो दो समान भागों में बट जाता है तो ऐसे जंतुओं को कौन से जंतु बोलेंगे? गोली सम्मित जंतु, या सम्मिति को क्या बोलेंगे? गोली सम्मिति। फिर दूसरा, यदि अरीय काटा जाए, यदि त्रिज्या से काटा जाए उनको, और त्रिज्या से काटने पर वो दो भागों में बटे हुए मिले तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कौन से जंतु? अरीय सम्मित जंतु। देखिए कैसे, ये हाइड्रा है, ये इसके सिलेंट्रेट्स हैं। इसको यदि हम अनुदैर्ध्य रूप से काटें तो अरीय सम्मिति किसे कहते हैं? यदि अनुदैर्ध्य रूप से काटा जाए। अनुदैर्ध्य रूप से कैसे काटते हैं समझ में आ रहा है? ये इस तरह से काटा जाए से काटने पर दो समान भाग मिले, दो समान भाग मिलते हैं तो उसको हम कौन सी समिति बोलते हैं? अरीय समिति। ठीक है। फिर समिति में ही अगला प्रकार है द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति, इसको और अच्छे से समझ ले। ये हाइड्रा है और इस हाइड्रा को यदि हम ऐसे लंबवत में काटेंगे तो दोनों तरफ हमको समान पार्ट मिलेंगे, इसे कहेंगे अरीय समिति। अब द्विपार्श्व समिति, यदि दो सममितार्थी तलों पर काटा जाए या विभाजन किया जाए, विभाजित किया जाए और हमें बराबर भाग मिले, तो बराबर भाग मिले तो ऐसे जंतु को हम क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व समित जंतु। और इस समिति को हम क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व समिति।
तो सभी प्रकार के जंतु पूरे संसार में पाए जाते हैं। ठीक है, अब समिति के आधार पर हो गया। अब इसमें आते कौन कौन है द्विपार्श्व समिति में? इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स इसमें आते हैं, इसमें सीलेंटेट्स आते हैं, और अविकसित जीव जो है वो गोली समिति में आते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। इसके बाद और विभाजन किया गया किसके आधार पर? जनन स्तर के आधार पर। अब जनन स्तर क्या होते हैं? जनन स्तर बनते हैं जब भ्रूण से जीव का विकास हो रहा होता है। जैसे एक कोशिका जब जनन होता है तो एक नर कोशिका होती है और एक मादा कोशिका होती है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज में विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, और इसे कहा जाता है, इससे ये रचना बनती है, इसे कहा जाता है मॉरुला। और मॉरुला के और विभाजन से फिर बीच में खाली गुहा होती है और यहाँ परतें बनती हैं, एक सॉलिड बॉल जैसी बन जाती है, अंदर द्रव भरा होता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो इस रचना को कहा जाता है ब्लास्टुला। क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला। जब गैस्ट्रुला बनता है तो इसमें दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। एक तो क्या हो सकता है कि केवल कितने स्तर बने? 2 स्तर। एक क्या हो सकता है कि इसमें कितने स्तर बने? 3 स्तर। 1, 2, 3। यदि 2 स्तर बनते हैं जिन जंतुओं में तो उन्हें द्विजननिक स्तर कहा जाता है, वाले जंतु कहा जाता है। कुछ जंतुओं में 3 परत बनती है तो उन्हें कहा जाता है त्रिजननिक स्तर वाले जंतु। कौन से जंतु? त्रिजननिक स्तर। त्रिजननिक स्तर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक जो जनन स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक से अलग अलग अंगों का निर्माण होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर, और इसे क्या बोलेंगे? द्विजननिक स्तर वाले जंतु। अब इसमें जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कहा जाता है एक्टोडर्म। क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। जो मध्य की परत होती है उसे कहा जाता है मेसोडर्म, और जो अंदर की परत होती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। क्या कहा जाता है? एंडोडर्म। ठीक, तो 3 स्तर वाले भी जंतु होते हैं, 20 स्तर वाले भी जंतु होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं और भी प्रकार के जंतु जिनको अपन डिफरेंशिएट करते हैं जिस आधार पर, वो है सीलोम। सीलोम को हिंदी में कहा जाता है देह गुहा। क्या कहा जाता है? देह गुहा। तो जिन जंतुओं में देह गुहा होती ही नहीं है उन्हें कहते हैं एसीलोमेटिक जंतु। जिसमें पॉरीफेरा से लेकर, पॉरीफेरा यानी सीलेंटेट और सीलेंटेट्स को इसी में रखा जाता है। पॉरीफेरा एंड सीलेंटेट्स को इसमें रखा जाता है, जिनमें देहगुहा होती ही नहीं है। देहगुहा क्या होती है? यदि किसी के शरीर में से अंगों को खाली कर दिया जाए तो जो खाली जगह बचेगी उसे क्या कहते हैं? देहगुहा। अब अगला है स्यूडोसीलोमेट। ऐसे जंतु जिनमें देहगुहा होती नहीं है पर ऐसा लगता है कि उनमें देहगुहा है तो उन्हें कहते हैं स्यूडोसेलोमेटिक जंतु, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर ऐसे जंतु जिनमें स्पष्ट देहगुहा पाई जाती है उन्हें कहा जाता है सीलोमेटिक जंतु। जैसे हम, यानी पूरे कॉर्डेट्स, पूरे हेमिकॉर्डेट्स, पूरे गाइनोडर्मेट्स, एनिलेट्स, मॉलस्का सब इसमें आते हैं। इनका बाहरी एक स्तर होता है, उसके अंदर के अंग जो होते हैं वो एक देहगुही द्रव में डूबे हुए होते हैं।
अंगों को यदि निकाल दिया जाए तो देह गुहा खाली बचेगी और देहभूत द्रव्य उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इन सब लेवल पर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज आपने नई चीजें पढ़ी हैं। वीडियो को 2-3 बार देखिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।